नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। देखते ही देखते 2022 भी जाने को है और अपने पीछे तमाम अनुभव छोड़कर जा रहा है। जाहिर है, इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो ऐसे में गौर करना ज़रूरी है कि ये साल रियल्टी सेक्टर में किस तरह की सीख, किस तरह के एक्सपीरियंसेस देकर जा रहा है। 2022 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साल रहा है, फिर चाहे बिक्री के लिहाज से हो, नए लॉन्च के लिहाज से हो, नए ट्रेंड के लिहाज से हो। निवेश कैसा रहा रियल एस्टेट में और इससे आने वाले साल में कैसी दिशा बनेगी। तो हमारे साथ हर बार की तरह इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, CMD हीरानंदानी ग्रुप और वाइस चेयरमैन नरेटको। प्रदीप अग्रवाल जी हमारे साथ, CMD सिग्नेचर ग्लोबल। विकास वधावन जी हमारे साथ हैं, CFO हाउसिंग एंड PropTiger.com। और हमारे साथ जुड़े हैं अमित गोयनका जी, MD निसेस फाइनेंस। तो बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल निरंजन सर आपसे होगा। 2022 वो साल रहा जब कोविड पाबंदियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में डेवलपर्स इंडस्ट्री के लिए इस पूरे साल को आप कैसे देखते हैं? दीपक जी, 2022 तो एक चमत्कार रहा। मैं तो अनुभव ही नहीं कर रखा था कि इतनी जो तेजी से ये मार्केट चलेगी। एक तरफ रशिया की यूक्रेन की वार अभी भी बंद नहीं हो रही, दूसरी तरफ से इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट सब बढ़ाए गए हैं, हमारे RBI भी बढ़ाते जा रहे हैं। और ये दोनों मिलकर आप देखेंगे तो मैं समझता था कि इसकी नेगेटिव इफेक्ट बहुत घरों की बिक्री पर जरूर हो जाएगी, लेकिन उसकी कॉन्ट्ररी रही। ओवरऑल देखा जाए तो फ्लैट्स के नंबर्स लगभग 18 से 20% बढ़ गए। मतलब क्वांटिम की बात करें, जो बड़े मकान हैं, करोड़ रुपए के ऊपर भी मकान गिने तो वो लगभग 25-30% ज्यादा बढ़ गए। जो छोटे लोन घर हैं वो भी बढ़े हैं, लेकिन वो 10 से 15% बढ़े हैं क्वांटम में भी। तो ये देखा जाए तो ये कोई अलग सा ही 2022 रहा, जहां तेजी एक अलग किस्म की रही। इन स्पाइट ऑफ होम लोन की बात देखें तो हम समझते थे कि HDFC और इन लोग की होम लोन्स की सेल कम होगी। 20% बढ़ गई है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड HDFC की, स्टेट बैंक की है कि 18 से 20% टोटल होम्स की डिस्ट्रीब्यूशन में रही है। तो ये भी तो बहुत अनोखी बात रही कि इतनी कॉन्ट्ररी इंटरनेशनल व्यूज के बारे में। तीसरी बात रही, हम समझते हैं कि लोग जो EMI बढ़े हैं 6.25, 6.5 और 6.25% से 8.10 हो गया, तो हम समझे कि वो क्लोजर नहीं करेंगे। यहाँ तो ज्यादा क्लोजर हो गए। ये बात हकीकत है कि और ब्याज कम रहता तो सेल और भी रहती। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2022 तो एक तेजी का मसला रहा, और 2023 को मुझे कम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं दूसरों के सुन के फिर मैं उसकी बात करूं। प्रदीप सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिहाज से इस साल को कैसे देखते हैं? बिक्री और न्यू लॉन्च कैसे रहे? क्या चुनौतियां फेस की आपने? सबसे पहले तो दीपक जी, इस बेहतरीन पैनल में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा निरंजन सर ने भी कहा कि ये जो 2022 का साल था ये एक चमत्कार वाला साल था। ये बिल्कुल ठीक बात है कि 2022 में बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि जैसा रसिया यूक्रेन का जो वॉर था वो आज से पहले पिछले काफी सालों में देखा नहीं गया, जिससे किसी भी लेवल के ऊपर जो जा सकता था, जिससे जो इन्फ्लेशन थी वो बहुत ज्यादा हिट हुई, जो कमोडिटी प्राइसेस थे वो भी हाइक हुए, इवन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। और इन सारी बातों को ओवर रूल करते हुए हाउसिंग मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं उसकी सेल का इंक्रीमेंट लेवल बढ़ता रहा। और आप देखिए कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या रही है कि जो बायर्स हैं वो एंड यूजर हैं, स्पेकुलेटर नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो हाउसिंग में 2022 में जो नंबर आए वो सबसे बड़े नंबर आए। और ये चीज ये दर्शा रहे हैं कि जो लोग जिनका पिछले 5 साल में लेने का था कहीं ना कहीं माइंडसेट, लेकिन किसी ना किसी रीजन से रुके रहे, कुछ लोग कोविड के बाद थोड़ा सा एक पॉज सिचुएशन में चले गए थे, वो लोग भी, उन लोगों को भी अपना डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन 2022 आने तक वो लोगों का डिसीजन एग्जीक्यूट हुआ, और बहुत सारे ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम होम बायर थे वो लोग घर लेने आए। उसका साफ साफ एक इंडिकेशन अफोर्डेबल हाउसिंग में नजर आता है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में मोस्टली लोग सैलरीड क्लास हैं जो घर लेने वाले हैं, ये फर्स्ट टाइम होम बायर हैं।
और उन लोगों को काफी वक्त से ऐसा कोई भी इंडिकेशन मिल नहीं रहा था कि अगर वो घर लेते हैं तो इसका लेने का कोई बेनिफिट है या नहीं है। लेकिन कोविड के बाद ये एंटायरली चेंज हुआ, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ कि छोटा या बड़ा कैसा भी हो, घर अपना होना चाहिए। और इससे भी एक बड़ी बात, थोड़ा सा जो बड़े घरों की डिमांड कोविड के बाद लोगों ने महसूस की, उससे जो मिड इनकम हाउसिंग है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला है। मेरा अगला सवाल अमित जी आपसे होगा, रियल एस्टेट में निवेश के लिहाज से ये साल कैसा रहा? किस सेगमेंट में सबसे अधिक निवेश आया और कहां मायूसी का माहौल दिखा है? दीपक जी, अच्छी खबर यह है कि मायूसी तो कोई भी सेक्टर में नहीं रही है, कोई भी सेगमेंट में नहीं रही है, चाहे वो हाउसिंग हो, कमर्शियल हो, वेयर हाउसिंग हो, को लिविंग या को वर्किंग हो, रिटेल हो, हॉस्पिटैलिटी हो। तो सारे एसेट क्लासेस में एक बहुत ही अनदेखी तेजी और अनदेखा डिमांड और एस्केलेशन हमने देखा है। इसके लिए जो निवेश हुआ है वो सारे सेगमेंट्स में बराबर सा रहा है। इस समय हमारा ये अंदाजा था 2022 के शुरू में कि शायद कमर्शियल लीजिंग उतनी ना हो पाए, क्योंकि हमने सबसे पीक 2019 में देखा था, करीब 50 मिलियन स्क्वायर फीट की नेट लीजिंग हुई थी। और इस समय ऐसा लग रहा था कि शायद 30-35 मिलियन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मगर आश्चर्यजनक बात यह है कि वर्क फ्रॉम होम के चलते और 50-60% ऑक्यूपेंसी के बावजूद 55 मिलियन स्क्वायर फीट का आंकड़ा निकल के आ रहा है नेट लीजिंग का। मतलब हमने 2019 से ज्यादा कमर्शियल ऑफिस स्पेस लीज किया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में नया निवेश भी एफडीआई के बतौर रियल एस्टेट में आया है। तकरीबन 8 बिलियन से $8.5 बिलियन का निवेश हुआ है इस साल में, जो पिछले कई सालों के कंपैरिजन में 40 से 50% ज्यादा रहा है। अगर मैं हाउसिंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा बिक्री हिस्टोरिक 2022 में हुई है, बिकॉज सबसे ज्यादा बिक्री अगर कोई साल में हुई थी तो 2014 में, एक रिपोर्ट के अनुसार, जहां पे हमने तकरीबन 3.4 लाख घर बेचे थे। इस बार 3.6 लाख से ज्यादा घर बिके हैं दीपक जी, अंदाजे दिसंबर तक। और 2019 प्री कोविड के अनुमान से 35% ज्यादा घर बिके हैं। ऐसा कोई सेक्टर या एसेट क्लास नहीं रहा है दीपक जी जो निवेश लायक ना रहा हो, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई नमी आती दिखती है अगले साल भी। विकास जी, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री 2022 को कैसे देख रही है? क्या ट्रेंड रहा और रियल एस्टेट के लिए, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के लिए ये साल कैसा रहा? शुक्रिया दीपक जी, जैसा कि आपने सही बोला, आई थिंक अमित जी, निरंजन जी और प्रदीप जी ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिया है पूरे साल का। अगर हम प्रॉपटेक की बात करें तो प्रॉपटेक इंडस्ट्री में भी काफी रिन्यूड अट्रैक्शन देखा गया है, काफी इन्वेस्टर इंटरेस्ट वापस आया है, काफी सारी कंपनीज कुछ कुछ अच्छे काम कर रही हैं। आई थिंक हमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो प्रॉपटेक ने काफी ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट किया है। इसमें जो काफी सारी कंपनीज जो अभी अगर हम देखें रियल एस्टेट ओनरशिप साइड पे काम कर रहे हैं, जैसे कुछ कुछ कंपनीज हैं जो ब्लॉकचेन रिलेटेड ओनरशिप रिकॉर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, या टाइटल वेरिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के ऊपर काम कर रहे हैं। उस एरिया में मुझे लगता है कि काफी एक्साइटमेंट है। वो एक एरिया है, वो एक ऐसा स्कोप है जहां पर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि अगर हम देखें रियल एस्टेट सबसे बड़ा परचेज है किसी भी एक इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में। उस रियल एस्टेट परचेज में ये एक सबसे बड़ा ब्लैक होल होता है कि इसका टाइटल क्लियर है या नहीं है, इसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, इसका लैंड रिकॉर्ड्स का मेरे को कैसे पता चलेगा। वो सब एक तरह से ब्लैक होल है, बिकॉज ये सारा ऑफलाइन वर्ल्ड में है। तो अगर हम उसको सॉल्व कर पाए तो आई थिंक वो एक प्रॉपटेक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा विन होगा। और वहां पर कुछ कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे लगता है कि सरकार की सपोर्ट से वहां पे काफी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। निरंजन सर, 2022 में सबसे अधिक सेल लग्जरी प्रॉपर्टी में नजर आई है, तो क्या इंडियन होम बायर्स का फोकस लग्जरी में बढ़ा है या फिर निवेशक बढ़ गए हैं लग्जरी सेगमेंट में? नहीं, एक्चुअल यूजर्स आ रहे। तो बात इतनी रही है कि ऐसे देखा जाए तो अफोर्डेबल सेगमेंट आज भी 65% है, लेकिन उसकी जो बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है, बड़ा है,
वो ऊपर के सेगमेंट में पड़ा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अफोर्डेबल सेगमेंट इज डेफिनेटली अ लार्जर सेगमेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया, लेकिन जो इंक्रीज जो रहा है वो अफोर्डेबल सेगमेंट में 8-10% हुआ है, वहां 20% हुआ है। मीन्स वो सेगमेंट का टोटल मार्केट शेयर बढ़ गया है और कुछ नहीं। तो हम नहीं कह सकते कि इंडिया में सब लग्जरी सेगमेंट ज्यादा बन रही है और अफोर्डेबल नहीं। वो आज भी 65% अफोर्डेबल सेगमेंट में ही काम हो रहा है, लेकिन वो ऊपर का सेगमेंट अभी बढ़ गया है। आज की तारीख में दूसरी बात क्या रही है कि पहले जो लोग प्राइसेस बढ़ते थे ना, तो वो हिचकिचाते थे, लेकिन कोविड के बाद में लोग वो नहीं देख रहे। वो देख रहे हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ कोर्स, लेकिन वो देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। हमारे आसपास में स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, चलने की बात है, फैसिलिटीज है, दवाई वो मिलता है कि नहीं। तो वो देखने के कारण वो आज के तारीख में हिचकिचा नहीं रहे हैं कि कुछ 10% कम हो या ज्यादा हो। उनको घर पसंद आ गया, फैसिलिटीज बढ़ गई, फैमिली ये चाहती है कि हम कुछ ज्यादा खर्चा करके करें। जैसे अभी बात हुई कि लोग वन टाइम लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपने बताया, तो वो वन टाइम लाइफ टाइम पहले क्या थे, लोग सोचते थे, बहुत सोचते थे कि इतना कम होगा तो हम ईएमआई बचा देंगे, ये कम होगा तो हम पैसे बचा देंगे दूसरे में यूज कर। अभी उल्टा हो गया, लोग बोल रहे हैं कि हम ज्यादा खर्चा करने को नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं है हम वर्क फ्रॉम होम वापस करने जाए तो वो फिर घर में हम अटके। तो हमको तो ऐसी सुविधाएं चाहिए कि हम घर में जाए, हमारे बच्चे लोग वीसी के ऊपर शाला में करें, हमारे बीवी वाइफ हम दोनों वर्क फ्रॉम होम करें। तो हमें तो वो सुविधा चाहिए कि घर का रूम जरा बड़ा हो। इसलिए ये परिवर्तन जरूर आया है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये कोविड के बाद इसमें ये परिवर्तन कोई ने ज्यादा इसके ऊपर महत्व नहीं दिया, पर ये बहुत महत्व की बात है। प्रदीप सर, लैंड कॉस्ट बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, तो क्या अफोर्डेबल हाउसिंग में न्यू लॉन्च पर इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में अब बहुत ज़्यादा डेवलपर्स का फोकस नहीं बचा है। ऐसे में लागत का बढ़ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बढ़ना, मटेरियल का महंगा होना और रेपो रेट का लगातार बढ़ते रहना, जाहिर है मार्जिन श्रिंक हुआ है। तो अब डेवलपर्स का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग में कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? सो दीपक जी, अफोर्डेबल हाउसिंग को मुझे लगता है दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। एक आप कोर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं जिसके अंदर घरों की कीमत 25 से 30 लाख रुपए है। एक दूसरा जो सेगमेंट है जिसमें 40 से 80 लाख रुपए है, वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग का एक्सटेंडेड पार्ट है। क्योंकि अगर आप, जैसा अमित जी ने भी एक रिपोर्ट में बताया कि जो लीज रेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो आप उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पर हो रहा है। जब कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उससे उन लोगों को रहने के लिए घरों की डिमांड बढ़ेगी। अगर आप पिछले हमारे सेगमेंट की बात करें तो लगभग हमने 10 से 15% तक प्राइजेस को अप किया है और लोगों ने बहुत इजीली उसे वेलकम किया है कि यस, दे अंडरस्टैंड कि लैंड प्राइस बढ़े हैं और कमोडिटी प्राइस बढ़े हैं, तो वो अल्टीमेट उन घरों को लें। एक दूसरी चीज और है, जैसा आप समझिए कि कोई भी जब जो घर खरीद रहा है उसके लिए डिसीजन फैक्टर नहीं है कि प्राइस 10% बढ़ गया है तो हमें घर लेना है या नहीं लेना है। मुझे लगता है आज की डेट में उनकी नेसेसिटी ये है कि घर लें, लोकेशन राइट हो, डेवलपर राइट हो और जो प्राइस पॉइंट है वो उनकी पॉकेट को अलाउ करता हो। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो अल्टीमेट उसे कहीं ना कहीं इस डिसीजन को लेने के लिए एक माइंडसेट बना देते हैं कि यस, अब घर लेने का राइट वक्त आ गया है और वो कहीं ना कहीं उस डिसीजन को आराम से ले पा रहे हैं। तो चर्चा के बीच में यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और प्रॉपर्टी प्लस में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 2022 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, डेवलपर्स के लिए कैसा रहा है, किस तरह की उम्मीदें थीं और वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं। इस पर हमने चर्चा जारी रखी है और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। अमित जी, फंड्स बहुत चूजी हो गए हैं। इसका असर हमने देखा कि पैन इंडिया कुल बिक्री में 55% हिस्सा ब्रांडेड प्लेयर्स का रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ब्रांडेड डेवलपर्स को ही फंडिंग आसान होगी, लेकिन नॉन ब्रांडेड डेवलपर्स फंड को लेकर मुश्किलों का सामना फेस करेंगे? इस पे दो राय नहीं है दीपक जी, और ये दोनों तरीकों से बात सही है। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के बात से भी सही है, क्योंकि
मेरे हिसाब से जितना रुपया पूरी इंडस्ट्री को इस समय नए लॉन्चेस के लिए चाहिए, उसका मेरे अनुमान से 40 से 50% ही रुपया अवेलेबल है। चाहे आप बैंक्स को गिने, एनबीएफसी को गिने, फंड्स को गिने, फॉरेन फंड्स को गिने, कोई भी आप फाइनेंसिंग सोर्स को गिने, तो 40 से 50% से ज्यादा रुपया अवेलेबल है ही नहीं। तो जो ये रुपया है वो सबसे काबिल डेवलपर को ही जाएगा, जो सबसे सक्षम है डेवलपर उसी को जाएगा। तो एक तो रुपए की डेफिनेटली कमी है, और जो रुपया है वो, जो निवेश है वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहा है। दूसरी बात जो है कि जो सेल्स भी है वही, वो भी यही दर्शाता है, बिकॉज रुपया ये भी देखता है, निवेशक ये भी देखता है, फंड्स ये भी देखते हैं कि सेल किस तरफ से हो रहा है, कौन कर पा रहा है, कौन मार्केट को आकर्षित कर पा रहा है, कस्टमर्स किस तरफ रुख कर रहे हैं। तो कस्टमर्स जिस तरफ रुख करेंगे, पैसा उसी तरफ रुख करेगा, निवेश भी वहीं लगेगा। तो डेफिनेटली सेल्स वेलोसिटीज भी अगर हम देख रहे हैं तो काफी हद तक कंसोलिडेट हो रही है, कॉर्पोरेट गवर्नड वेल मैनेज्ड और ब्रांडेड डेवलपर्स की तरफ। तो ये दोनों तरफ से, सेल्स की तरफ से भी, तो उनके इंटरनल अप्रूवल्स भी जो है नॉन ब्रांडेड या कमजोर प्लेयर्स के वो भी थम गए हैं, और फंडिंग भी थम गई है। तो इसकी वजह से कंसोलिडेशन और एक्सेलरेट हुआ है। और ऑफ कोर्स अब तो कॉस्ट भी बढ़ गई है। कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्जिन तो कंप्रेस हो ही गए थे, क्योंकि अब रेट जो है वो इतना नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे प्रदीप जी ने कहा, हमने 10 से 15% का हमने जी। बढ़ोतरी की प्राइस में, मगर इनपुट कॉस्ट तो शायद उतनी बढ़ गई होगी। तो हम्म। मार्जिन डेफिनेटली प्रेशर में है। तो अगर मार्जिन प्रेशर में है, तो आपका अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो आपका मार्जिन और प्रेशर में आ गया। करेक्ट। तो अगर आपका मार्जिन उतना प्रेशर में, तो छोटा डेवलपर सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए डेफिनेटली ये जो रुपया है वो हैज टू गो इनटू द हैंड्स ऑफ द मोस्ट केपेबल पर्सन। तो एक नेचुरल कंसोलिडेशन का साइकिल बने जा रहा है, और जो रुपया बिल्कुल। है वो ज्यादा से ज्यादा फिर इन डेवलपर्स के हाथ में जा रहा है, जो ये बिल्कुल। कंसोलिडेशन के भागीदारी है। विकास जी, शहर और सेगमेंट वाइज कैसा ट्रेंड देखने को मिला है इस बार? टिकट साइज और कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो किधर फोकस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है? बिल्कुल दीपक जी। सो अगर हम पहले सेगमेंट्स की बात करें तो जैसे निरंजन साहब ने बोला कि महंगे घरों की तरफ, मैं उसे महंगे घरों के नहीं बोलूंगा बल्कि मिड सेगमेंट की बात करूंगा। तो 1 से 3 करोड़ का जो घरों का सेगमेंट है उसमें हमने काफी इजाफा देखा है पिछले 1 साल में। और उसके कारण जैसे निरंजन जी ने भी बताया कि लोगों को बड़ा घर चाहिए, लोगों को बेटर एमिनिटीज चाहिए, उनको चाहिए कि उस घर के पास हॉस्पिटल भी हो, उस घर के पास स्पोर्टिंग फैसिलिटी भी हो, और वो सब फैसिलिटीज अवेलेबल हो जहाँ पर उनके बुजुर्ग माता पिता रह सके आराम से। ये एक बड़ा कारण देखा गया है जिसके कारण लोगों ने महंगे घरों की तरफ रुख किया है, चाहे वो साइज में बड़ा हो। इंडिपेंडेंट हाउसेस का एक ट्रेंड देखा गया है। जो पहले फ्लैट्स की तरफ काफी रुख करते थे, काफी लोगों ने अपना प्रेफरेंस चेंज करके इंडिपेंडेंट हाउसिंग की तरफ भी देखा है। इसीलिए प्लॉट्स का और विलास का सेल काफी बढ़ा है 2022 में। और वही हमने देखा है कि काफी सारे डेवलपर्स ने, बड़े डेवलपर्स ने, जिन्होंने कभी प्लॉटेड कम्युनिटीज लॉन्च ही नहीं किए थे, उन्होंने बड़े शहरों में प्लॉटेड कम्युनिटीज लेके आए जो शहरों से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन उनको काफी वेल रिसीव किया गया है। सो एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। अगर हम शहरों की तरफ बात करें तो आपके पुणे, मुंबई, बैंगलोर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हैदराबाद काफी तेजी से बढ़ रहा है। जी। ये बड़े शहरों में ये 4 शहर काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। अगर हम छोटे शहरों की तरफ रुख करें तो अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, नासिक, इन शहरों में काफी इजाफा देखा गया है। इसमें एक और पॉइंट मैं रखना चाहूंगा जो काफी हद तक प्रदीप जी ने और निरंजन जी ने कवर किया, कि लोग प्राइस की तरफ कम तवज्जो दे रहे हैं और अपनी एमिनिटीज, फैसिलिटीज और ब्रांड की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। उसका एक और बहुत बड़ा रीजन है दीपक जी, अगर हम देखें तो 2022 का जब साल शुरू हुआ था, हम्म। अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जो था वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल लेवल पे था। बिल्कुल। तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ बाइंग अ होम, जिसको हम बेसिकली एक इक्वेशन बताते हैं कि घर का प्राइस वर्सेस योर एनुअल इनकम, उसको हम्म। अगर हम इक्वेट करते हैं तो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स आता है। वो करेक्ट। सबसे लो लेवल पे था इंडिया में 2022 के शुरू में। तो हम्म। अगर आपका अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स लो होगा तो आप, जाहिर है कि आप ज्यादा खरीद पाएंगे घरों को, बिल्कुल। और घर को अपने अच्छे प्राइस रेंज में खरीद पाएंगे। एक और ट्रेंड जो हमने देखा है कि हमने जो डिमांड सेंटीमेंट में हम एक रिपोर्ट करते हैं हाउसिंग और नेरेडको के साथ, उसमें देखा है कि 47% रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
उसके बाद इक्विटी और उसके बाद गोल्ड आता है इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। इन्वेस्टर जो काफी समय से मार्केट से बाहर था वो वापस मार्केट में आना चाह रहा है, और जाहिर सी बात है जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्वेस्टर कम्युनिटी वापस आएगी मार्केट में। तो ये कुछ ट्रेंड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, यानी 2022 में चैलेंजेस बहुत रहे, लेकिन उस चैलेंजेस के बाद भी होम बायर्स ने मार्केट की मजबूती को समझा, अपनी ज़रूरत को समझा और बम्पर खरीदारी की। ब्रांडेड प्लेयर्स का मार्केट शेयर बढ़ा है, जो हमने लगातार हर क्वार्टर में देखा। ब्रांडेड प्लेयर्स की एक और बिक्री बढ़ी है, तो वहीं उन्होंने जमकर लैंड बैंक भी बढ़ाए हैं। यानी 2022 डेवलपर्स के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए शानदार साल रहा। आशा है आने वाला साल भी ऐसा ही हो। हालांकि अगले शो में हम बात करेंगे 2023 के आउटलुक की। आज के शो में फिलहाल इतना ही। निरंजन सर, प्रदीप सर, अमित जी और विकास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो भले ही 2022 डेवलपर्स और रियल्टी सेक्टर के लिए शानदार रहा, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं जो पहले के मुकाबले कम जरूर हुई हैं, लेकिन बनी हुई हैं। ट्रांसपेरेंसी अभी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर घर खरीदार हमेशा से दिक्कतों से जूझते आए हैं। अगले शो में करेंगे 2023 से उम्मीदों पर बात। तब तक के लिए नमस्कार।